ये वो समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ था। हर आदमी इस संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले ही लेता था। एक फैक्ट्री में रमेश नाम के एक व्यक्ति काम करते थे। वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी रमेश का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को पसंद आता था। वो हंसमुख स्वभाव वाला आदमी था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने में तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। फिर जहां रमेश काम करता था उस फैक्ट्री में भी 2-3 महीने बाद वेतन देना बंद कर दिया। रमेश इस कारण लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन ना दिए जाने के कारण बहुत ही मायूस रहने लगा। वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बढ़ते तनाव से जूझने लगा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था और लॉकडाउन और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें रमेश काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने रमेश खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब उनको देखा तो वो चौंक उठे। अरे रमेश, तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं थी, इतने दिनों से तुम थे कहाँ? तो इस पर रमेश बोले, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ वहाँ काम की तलाश में था। घर पर बहुत ही तंगी चल रही है अभी पैसों की। मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक खुश होते हुए बोले, तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम कहीं भी काम पर जाओ, जब भी चाहो तुम यहाँ आ सकते हो, और अगर तुम चाहते हो तो तुम अभी से ही ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद रमेश फैक्ट्री में काम करने लगा, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि रमेश पहले से कुछ बदल गया है। वो मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाता। सबको बड़ा आश्चर्य लगता कि यह मशीन को चलता छोड़कर रमेश कहाँ गायब हो गया। पहले इस तरह का रिस्क वाला कोई काम रमेश नहीं करते थे। जब उनसे पूछा जाता कि इस तरह मशीन छोड़कर बाहर क्यों चले जाते हो, कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, इस तरह पूछने पर रमेश जवाब देते हैं कि चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता कि रमेश झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। फिर धीरे से रमेश काम करने के साथ ओवर टाइम भी करने लगा। एक बार रमेश से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो सोते कब हो? फैक्ट्री मालिक के इस सवाल पर रमेश ने हंसकर जवाब दिया, सोने से ज़्यादा बड़ा बोझ परिवार का होता है साहब। अब सोना देखें या परिवार की जिम्मेदारी। वो समझ नहीं पाए कि रमेश क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे कर्मचारी घर जाने के बाद रमेश ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा कि रमेश जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, पर वहाँ रखा सामान अपनी जगह से उठ रहा है और उस सामान को दूसरी ठीक जगह पर रखा जा रहा है। सामान को अपने आप उड़ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता देख और किसी को भी अपने सामने ना पाता देख चौकीदार घबरा गया। ये देखकर
फैक्ट्री का चौकीदार बहुत ही तेजी से भूत भूत चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि रमेश अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और कहा, कैसी उलझुल बातें करते हो, यहाँ तो रमेश काम कर रहे हैं। वहाँ रमेश को काम करते देख चौकीदार ने सोचा शायद उस समय अंधेरे की वजह से वो रमेश को नहीं देख पाया होगा और वो डर गया होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद रमेश ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वो अपनी सैलरी भी ले नहीं गया। फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से भी संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रमेश का फ़ोन नहीं उठा। तो फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि शायद वो बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब उनके घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो पता लगा उसे जानने के बाद वो पसीने पसीने हो गए। उनके घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को रमेश की पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने रमेश की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वो अचरज में पड़ गई। फिर दोनों सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जो रमेश के रूप में उनके फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो वो रमेश की आत्मा ही होगी, ये सोचकर वो अंदर से हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री के मालिक ने रमेश की पत्नी से कहा, चाहे कुछ भी हो लेकिन रमेश ने अपनी ड्यूटी की और ओवर टाइम भी किया, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने रमेश का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए हैं। पैसों को देखकर रमेश की पत्नी की आंखों से आंसू बह गए। वो ये सोच रहे थे कि एक दिन वो अपने बच्चों से बात ही कर रहे थे कि काश उनके पास 40-50 हज़ार रुपये होते हैं तो वो घर में ही एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं। उस दिन शायद रमेश ने यह बात सुन ली होगी, इसलिए 50,000 रुपयों की व्यवस्था करके वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर जाते जाते उसने अपने परिवार को एक सहारा दे दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सन 1990 पहाड़ियों के बीच में एक कॉलेज था, उसमें हॉस्टल भी था। आज बहुत सारे लोग इस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आपस में एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। उन्हीं में से 2 दोस्त थे, शिवा और आदित्य। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में एक दिन ही कॉलेज में आए थे और आज दोनों अलविदा हो रहे थे। आदित्य बहुत उदास था, मानो वो घर जाना ही नहीं चाहता था और वो कहाँ रहता था शिवा को ये मालूम भी नहीं था। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा किया। शिवा ने अपने घर का पता आदित्य को दिया और कहा, आना मेरे घर छुट्टियों में, हम खूब मज़े करेंगे। मैं तुम्हें गांव घुमाऊंगा और बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन आदित्य वो उदास ही रहा। तभी शिवा बोला, चल उदास मत हो, हम बेस्ट फ्रेंड है यार। चल तू अपना पता दे दे, मैं कभी आ जाऊंगा तुझसे मिलने। आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शिवा सोचता है कि उसे कोई लेने भी नहीं आया, शायद इस वजह से वो उदास है। कुछ घंटे बाद शिवा को लेने शिवा के चाचा जी आ जाते हैं। गाड़ी लिए
शिवा के चाचा जी शिवा को गाड़ी में बैठने को कहते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी। चाचा के साथ शिवा निकल लेता है। गाड़ी में बैठे घर के लिए वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे। रास्ते में थोड़ा अंधेरा छा गया था। पहाड़ी रास्ता था। चाचा जी उस पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी शिवा की नज़र आगे चल रहे एक लड़के पर पड़ती है जो कि पैदल चल रहा होता है। शिवा को पीछे से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदित्य हो। जब गाड़ी उसके आगे बढ़ी और शिवा पीछे मुड़कर देखा तो वो सच में आदित्य ही था। उस सुनसान रास्ते पर वो अकेला पैदल कहाँ चला जा रहा था। तभी शिवा बोला, चाचा जी गाड़ी रोकिए। चाचा जी गाड़ी का ब्रेक दबाते हैं। गाड़ी रुकती है। शिवा तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, आदित्य कहाँ जा रहे हो? आदित्य शिवा को देखता है और आगे बढ़ जाता है, वो भी बिना कोई जवाब दिए। शिवा आदित्य को झंझोड़ते हुए हिलाता है और पूछता है, कहाँ जा रहा है पैदल? और तू ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे बात कर, कोई दिक्कत है क्या? वो भी बिना बोले ऐसे इस रास्ते पर पैदल चला जा रहा है। आदित्य की आंखें लाल थी, मानो वो बहुत रोया हो या फिर थकान की वजह से शायद वो सोया ही नहीं हो। शिवा आदित्य को गाड़ी में पकड़कर बिठाता है और कहता है, आदित्य कहाँ चलना है बताओ? पहले पहाड़ से उतरते हैं, फिर आगे का रास्ता बताता हूँ। नज़र झुकाए हुए धीरे से आदित्य कहता है। चाचा जी धीरे धीरे चलते रहते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिवा पूछता है आदित्य से और उसके माथे पर हाथ रखता है। ओ तेरी, तुझे तो बुखार है यार। चल कोई नहीं, तुझे दवा दिला देते हैं। पहले पहाड़ से उतरते ही चाचा जी एक होटल के पास गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं, आपके पास बुखार की दवा है क्या, या फिर इधर कोई दवा की दुकान? तो इस पर होटल वाला कहता है, हाँ आगे जाकर सीधे हाथ की तरफ घूम जाना, वहाँ गांव में एक दुकान है। चाचा जी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। आगे राइट साइड में एक गांव है, वहाँ दवा की दुकान है शायद, चलो वहीं चलते हैं। और फिर गाड़ी चलाते हुए चल देते हैं और उस गांव में पहुंचकर दवा लेते हैं, आदित्य को खिलाते हैं। आदित्य का चेहरा पूरा सफ़ेद होता जा रहा था, मानो उसके शरीर में से किसी ने खून ही चूस लिया हो। चाचा जी गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं और फिर उतर कर देखते हैं कि गाड़ी की टायर पंचर हो चुकी है। अरे यार, क्या हुआ चाचा जी? शिवा पूछता है। टायर पंचर हो गई है। कहाँ फंस गए हम रात में? शिवा, तुम्हारे दोस्त को आराम की ज़रूरत है, हम यहाँ कहीं रात को रुकते हैं और फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए चाचा जी वहाँ मौजूद एक आदमी से पूछते हैं, हमें रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी यहाँ कहीं? तो इस पर वो आदमी कहता है, हाँ ज़रूर, एक जगह है, मेरे साथ चलिए, मैं पहुँचा देता हूँ आपको। एक पक्का मकान था, वो किसी धनी आदमी का था जो शहर में रहता है। ये मकान में कई कमरे होते हैं जो वो किराए पर देता रहता था किसी राहगीर को रुकने के लिए। वहीं शिवा, आदित्य और चाचा जी रूम बुक कर लेते हैं रात बिताने के लिए। वहाँ एक आदमी है, साहू, वही देख रेख के लिए जो बाहर बैठा आग तापता रहता है। रूम में आदित्य को सुलाने के बाद शिवा और चाचा जी कुछ खाने के लिए साहू के पास जाते हैं। कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? चाचा जी पूछते हैं। तो इस पर साहू कहता है, बैठिए साहब, मैं मंगा देता हूँ, मेरा घर नज़दीक ही है, मेरी पत्नी खाना बना देगी। उसके लिए कुछ खर्चा देना होगा,
और टाइम भी लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हुए चाचा जी 100 का नोट साहू को देते हैं। साहू अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, जगन, ए जगन, जा साहब लोगों के लिए खाना बनवा ला। अम्मा को बोल कि 2 लोगों के लिए खाना बना दे। तो इस पर चाचा जी कहते हैं, 2 नहीं 3, एक और लड़का है ना ऊपर में सोया हुआ है। तो इस पर साहू चाचा जी को अजीब नज़रों से देखता है और फिर कहता है, क्या, मगर आप तो 2 ही लोग हैं ना, मैंने तो 2 ही लोगों को आते देखा। ये सुनकर चाचा जी और शिवा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी साहू कहता है, 2 ही लोग ना साहब। तो इस पर चाचा जी साहू से कहते हैं, पर हम 3 लोग आए यहाँ पर, वो एक बीमार सा लड़का था ना जिसको, उसी के लिए तो हमने यहाँ कमरा लिया, वो कमरे में आराम कर रहा है। तो इस पर साहू अपनी जगह से उठा और फिर घर के अंदर कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो चाचा जी और शिवा दोनों आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? चाचा जी और शिवा तो घर के बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। अगर आदित्य निकल कर जाता तो नज़र भी आ जाता। शिवा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाचा जी को तुरंत ही घर चलने को कहा, जिसके बाद चाचा जी और शिवा वहाँ से अपने घर पहुँचे। अगली सुबह शिवा को मालूम पड़ा कि आदित्य ने अपने घर में अपने कमरे में कल सुबह ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शिवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आदित्य कल सुबह ही मर चुका है तो फिर स्कूल में और फिर रास्ते भर उनके साथ कौन था। तभी शिवा को समझ में आया कि शिवा को स्कूल में सब लोग अजीब नज़रों से क्यों घूर रहे थे, क्योंकि आदित्य उसके अलावा किसी और को नज़र ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था, क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया, इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा, क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा,
देखिए, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही हैं, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठे हुए थे और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहते, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब ज़रा जल्दी कीजिएगा, मौसम ख़राब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माता जी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने के दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फ़ोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फ़ोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माता जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को? और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे? इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी
जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहाँ पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपये। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।